हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कुछ ही दिनों में हमारा एग्जाम्स होने वाला है, जिसके लिए हमने आपके लिए रिवीजन सेशंस स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम रिवीजन कर चुके हैं हमारे पिछले सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रिवीजन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पिछले लेक्चर्स में जो भी चीजें रिवाइज करी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हमने फटाफट से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को रिवाइज किया और आज के इस लेक्चर में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिवाइज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फटाफट से अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। जिस सीक्वेंस से मैंने आपको नोट्स में चीजें पढ़ाई हैं उसी सीक्वेंस से मैं आपको क्विकली रिवाइज करवाऊंगी। सो बेहतर होगा आप अपने नोट्स को ओपन करें और फटाफट से देखिए कि क्या क्या पोर्शन हमें रिवाइज करना है ना। देखिए, बैंकिंग का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास, जिसमें आपको नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, आरआरबीज के बारे में बोला है, 2 कमेटी है आपके पास, एक टंडन कमेटी है और एक कोर कमेटी है। उसके बाद मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज पूछी है आपसे आरबीआई की। इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में आपसे पूछा है, मतलब कि जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बताया गया है कुछ स्पेशली यहाँ पे, जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई एंड आईआरसीआई के बारे में स्पेशली बोला गया है। वहीं आपसे एलआईसी के बारे में और यूटीआई के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपसे कही गई है कि आप उसे पढ़ें। साथ ही साथ हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ना है। अब डिटेल में तो आप लेक्चर्स इतने सारे देख चुके हैं, उन डिटेल लेक्चर्स में हमने आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, है ना। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन सेशन रहेगा, क्योंकि सिलेबस आपका बैंकिंग का ज्यादा नहीं है। तो अपनी पीडीएफ्स आप प्लीज ओपन कर लीजिए। आपने जो भी नोट्स अपने प्रिंट कराए होंगे उसे ओपन कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि हम उसी सीक्वेंस में हर एक चीज को पढ़ने वाले हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ से रिविजन हो रहा है और कितना पोर्शन आप अच्छे से रेडी कर चुके हैं और कितने पोर्शन में आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम जब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, अच्छा हमारे पास 2 चीजें हैं ना, बैंकिंग और दूसरा है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो बैंकिंग का पोर्शन मैंने लेटर ऑन कवर कराया था, पहले मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको स्टार्ट करवाया था। बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम से हमने बातें स्टार्ट करी थी कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में चीजें कैसी होती हैं। आपके पास जो भी पैसा है ना, जो हाउस होल्ड्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स हैं, इनके पास जो भी पैसा है ये सेवर्स कहलाते हैं और ये पैसा इस्तेमाल करने को देते हैं बोरोवर्स को। ठीक है, जिससे कि ये और ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, है ना, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर सके, हाउस होल्ड पर्सन के लिए वो काम आए। ठीक है, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप डिपॉजिट भी करते हैं और बैंक वाले आपको लोन भी देते हैं। सो ये लोन की अमाउंट कहाँ से आती है, जब बैंक को कहीं से डिपॉजिट मिलता है। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का सहारा ले रहे हैं तो उसे आप इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। अगर आप डायरेक्टली सेवर्स बोरोवर से जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे तक। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स हैं, जानते हैं, है ना, कौन कौन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 4 कंपोनेंट्स आपके किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में होते हैं। सो पहले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच का एक मीडिएटर, है ना, मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। एक पर्सन है जिसके पास 1 लाख रुपीस है और वो इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। वही एक दूसरा पर्सन है जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। सो ये 1 लाख रुपए इन्वेस्टर किसको दे रहा है, बोरोवर को दे रहा है। ठीक है, बदले में ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, है ना। सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंस में डील करते हैं, सिंपल। ठीक है, समझ आया। अब ये दो तरीके की चीजें होती हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर आप इन्हें डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। दूसरे आते हैं आपके पास नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग, और इन्हें आप क्या कहते हैं, दूसरा नॉन डिपॉजिटरी, नॉन डिपॉजिटरी। ठीक है, सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो आपको बैंकिंग के अलावा, सपोज आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, आपको ब्रोकरेज की फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, है ना, जैसे कि आपकी आरबीआई हो गई जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, इरडा हो गई, सेबी है ना। फिर कुछ इंटरमीडियरीज आती हैं जो कनेक्ट करती हैं दो लोगों को। फिर आती है नॉन इंटरमीडियरीज जैसे कि नाबार्ड, ये खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेबी, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके बेस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। क्या क्या होते हैं ये, जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स जिन्हें टी बिल्स भी कहा जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, है ना। सो कॉल मनी क्या होता है, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है फॉर 1 डे। नोटिस पे 14 डेज के लिए लिया जाता है लोन। टर्म मनी क्या होता है, जिसमें बियॉन्ड 14 डेज यानी कि 14 दिन से ज्यादा टाइम लगता है। ओके, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, फंड्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में और उसके बदले एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, या डीमेटलाइज फॉर्म में। ओके, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स क्या है, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसके बीच चलते हैं, कॉर्पोरेट्स के बीच में, ठीक है, कॉर्पोरेट्स इसे इशू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बैंकिंग सर्विस देखने को मिलती है ना, इंश्योरेंस सर्विस देखने को मिलती है, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बैंक आपको बोलता है कि चलिए आप अपनी इस पैसे की एफडी करा लीजिए या आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज होती हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। ओके, अच्छा, फोर्थ आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है ना, ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। तो जिस जगह पर आप सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं उसे मार्केट कहते हैं, और ये सिक्योरिटीज कैसी हैं, फाइनेंशियल नेचर की हैं, है ना, ये सिक्योरिटीज कैसी हैं, फाइनेंशियल नेचर की है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे तक। अब फाइनेंशियल मार्केट में ना काफी सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे आप, क्लासिफिकेशन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा आपके पीडीएफ्स में, आपके नोट्स में, ठीक है। जैसे क्लेम के बेस पर अगर मुझे कहना है तो दो है, डेट और इक्विटी, ठीक है ना, डेट और इक्विटी। मैच्योरिटी के बेस पे अगर मैं बोलूं सो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट
जहां पर आप शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। कैपिटल मार्केट जहां पे आप मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में डील करते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सो यहां पे आपके पास कैश मार्केट और है आपके पास फ्यूचर मार्केट्स। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं, ये सी पॉइंट हो गया, यहां पर आ गया डी पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो यहां पे होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट, है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो एक पैटर्न को फॉलो करके क्या करता है, डील करता है। ओवर द काउंटर मार्केट मतलब ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि कस्टमाइज प्रोसीजर, यानी कि ये अपने प्रोसीजर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, हम मनी और कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मनी मार्केट क्या है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। कैपिटल मार्केट क्या है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में डील करते हैं। अब यहां पर कैपिटल की ना आगे कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या क्या क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पर आप ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, है ना। सो प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, 4 चीजें हो गई, ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। इसके बाद अगर आप अपने पीडीएफ्स को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक है, ये हमारा एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक एंड एपेक्स बैंक। तो देखो, हमें यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे कि डेट्स। सो मैं टू द पॉइंट बातें करूंगी। देखो, डिटेल्ड क्लासेस तो नहीं है, ये रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। टू द पॉइंट के बारे में अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहले 1934 में तो ये एक्ट बना था, 1934 में एक्ट बना था, लेकिन 1935, 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश किया गया था। और जब स्टैब्लिश किया गया था तो ओरिजिन कहाँ था, ये कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में था, लेकिन 1937 में हम इसको मूव कर दिया था, कहाँ, मुंबई, है ना, याद है ना सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट मैम 1949, हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पे 1937 बोला और मैंने 1973 दिया है। ठीक है, चलिए 1937 है ना, 34 में एक्ट बना, 35 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 37 में उसे मुंबई ले आए, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, है ना। सो यहाँ पर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप प्राइवेट से हटाकर थोड़ी सी पावर गवर्नमेंट को देते हो, थोड़ी सी क्या, पूरी पावर गवर्नमेंट को देते हो, दैट इज नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारे आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई के मैं फंक्शंस की बात करूं तो देखिए, आपको अपने नोट्स में इसके फंक्शंस दिख रहे होंगे। करेंसी नोट्स इशू करता है, करेंसी नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, उसे सिर्फ इंडियन मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है, बिल्कुल सेंट्रल बैंक है हमारा, ये हमारा माई बाप है ना, बैंक्स का पूरा ट्रैक ये रखता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग्स हो रही हैं उस पर नजर रखता है। 4th पॉइंट हमारा बैंक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, बैंक की तरह काम कर रहा है। 5th है, जो मार्केट में
फ्लो हो रहा है मनी का उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और भी बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी इसे हम कहते हैं कि लास्ट ऑप्शन बचता है ना। इसके बाद हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ आरबीआई, कंपोजिशन ऑफ आरबीआई। अच्छा यहाँ पे एक और चीज रह गई, यहाँ पर एक चीज रह गई, हिल्टन यंग कमीशन याद है, किसने सजेस्ट किया था ये एक्ट, आरबीआई को किसने बनाने के लिए बोला था, हिल्टन यंग कमीशन या फिर मैं कहूं रॉयल कमीशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे तक, चलिए। सो कंपोजिशन ऑफ आरबीआई, कंपोजिशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक गवर्नर दिखेगा, है ना, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स दिखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 डायरेक्टर्स होंगे जो अलग अलग लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो उसी समय बॉर्न हुए, उस समय पैदा हुआ और हमने उनको गवर्नर बना दिया, है ना। एग्जाम्पल की तरह आप याद कर सकते हैं, निमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हैं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑस बॉर्न, बॉर्न से याद रखना, उससे पैदा हुए, यानी गवर्नर हमें बना दिया फटाफट से, फर्स्ट गवर्नर। अच्छा इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, उसी समय नए नए सीडी लॉन्च हुए थे तो सीडी देशमुख, कुछ भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना, याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, ओके। अच्छा एक और चीज मैंने बताई थी, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर कौन थी, केजे उदेशी, एक उद्देश्य के साथ ये इनको बनाया गया था, है ना, केजे उदेशी। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ओनली प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नर है हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, कौन है, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। और भाई करंट गवर्नर कौन है हमारे, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ इंडिया, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिया, शक्ति कांता दास, शक्ति कांता दास, ठीक है। क्लियर है ये सारे पॉइंट। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, सब्सिडीज ऑफ आरबीआई, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हम टाइम लगा के आराम से एक बार रिवाइज करेंगे। सब्सिडीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की सब्सिडीज कौन कौन सी हैं, 5 सब्सिडीज मैंने आपको बताई थी, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी आपकी बीआरबी, एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी है आपकी रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ है आपकी इफ्टाज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। और लास्ट है आपकी आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे तक आई होप आपको हर एक चीज क्लियर है, सब्सिडीज आरबीआई की, है ना, और बाकी चीजें। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज। सो यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स और फिर हमारे पास है क्वांटिटेटिव टूल्स। सो क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं बच्चे, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, क्वालिटेटिव टूल्स वो टूल्स होते हैं जिसका इंपैक्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर पे पड़ता है, ठीक है। सो अगर मैं क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करूं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिजर्व रेशियोज, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, कि कितना कैश हर बैंक को आरबीआई की तरफ डिपॉजिट करके रखना है कैश फॉर्म में। दूसरा आपका एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना आपको एसेट्स के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करके रखना है ना। फिर हम पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर आप क्या करेंगे,
गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज को बाय और सेल करेगी, मतलब आरबीआई बाय और सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अच्छा, क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें तो हमारे पास क्या थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ओके, मॉरल सुएशन, ठीक है, और आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, है ना। ये पॉलिसीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज, क्विकली आप इनको रिवाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें थी जैसे कि बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है ना, ठीक है ना, जहां पर आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक आता है आपका रेपो रेट, रेपो रेट जिसे कहते हैं रीपर्चेज रेट, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से बोरो करता है, ठीक है। सो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब एज अ कोलेट्रल आपको कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है, बैंक में कोई कोलेट्रल नहीं होता, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं होता और रेपो रेट में कोलेट्रल जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूं, रिवर्स रेपो रेट, सो रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जब बैंक आरबीआई को लोन देंगे, है ना, समझ आया, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें एक और आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक तरीके का पेनल्टी रेट होता है ना, पेनल्टी रेट होता है, जो अभी रेट जिस रेट पे आपको लोन दिया गया था अगर आप उसे पूरा ना कर पाए तो उसके अबव एक पेनल्टी चार्ज की जाती है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी, सॉरी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आपको आपकी पीडीएफ में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने आपको कुछ करंट रेट्स भी बताए थे, प्लीज उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। सो देख लेते हैं एक बार सिलेबस में कि हमने क्या क्या कवर कर लिया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सो एक बार मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि हमने कितना पोर्शन यहाँ पर कवर किया। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आरबीआई के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ लिया, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए, ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं इन्हें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। नेशनलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नेशनलाइजेशन क्या होता है, इसके अचीवमेंट्स एंड फेलियर। बच्चों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सा अपनी तरफ से चीजें देखिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़िए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अचीवमेंट्स क्या है, फेलियर्स क्या है नेशनलाइजेशन के, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। चलिए, सो टाइप्स ऑफ बैंक्स, फटाफट से आप लोग पीडीएफ खोलेंगे, आपको दिखाई देगा हमारा माई बाप कौन है, आरबीआई। इन्होंने दो कैटेगरीज में बैंक को डिस्ट्रीब्यूट किया, स्केड्यूल्ड बैंक्स, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स। स्केड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में रजिस्टर्ड हैं, कौन से स्केड्यूल में, सेकेंड स्केड्यूल में, ओके। इसके अंदर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में हर बैंक का वही, मुझे पता है कि आप लोग इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया, आपका प्राइवेट सेक्टर आ गया और आपके फॉरेन बैंक्स आ गए और आरआरबी। अब स्पेशली मैं आरआरबी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, आरआरबी के ऊपर यहां पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है आरआरबी को, है ना। और साथ ही साथ पिछले क्वेश्चंस को जब आपने पढ़ा होगा तो आपको दिखा होगा आरआरबी से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सो एक बार आरआरबी के बारे में पढ़ते हैं। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है।
रीजनल रूरल बैंक एक गवर्नमेंट ओन्ड स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ओन्ड स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के जो रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के जो रीजन्स है, छोटे छोटे रीजन्स हैं, उसमें काम करती हैं। कब आए थे ये? 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। यहां पर आपके इसमें जो ओनर दिखेंगे 3 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% रहता है यहाँ पे पार्टीशन, मतलब ओनरशिप, नेशनलाइज्ड बैंक की 35% है और स्टेट गवर्नमेंट्स की 15% है। और यहीं से आपका पीवाईक्यू पूछा गया था, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से देखिएगा। ओके, सो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो गवर्नमेंट ऑन शेड्यूल बैंक्स हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के जो रीजन्स हैं वहां काम करता है। अर्बन इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में इसकी ब्रांचेस हैं। और इसकी अगर मैं डेट की बात करूं 2 अक्टूबर 1975 यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे 5 आरआरबी को सेटअप किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स और स्टेट बैंक का पार्टीशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे तक। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है आरआरबीज के बारे में। क्या है वो पॉइंट? सो आरआरबीज जो होते हैं, ठीक है, इसका जो सबसे पहला बैंक था, आपको नाम याद होगा, मुझे पता है, क्योंकि पहले बैंक की बात हम जब कर रहे हैं तो पहले को हिंदी में बोला जाता है प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक ये इसका फर्स्ट बैंक था, है ना, ठीक है। सो देखिए एक और डेट यहाँ पे आपको दिखेगी 26 सितंबर 1975, ठीक है। तो ये देखो स्टैब्लिश तो हुआ 1975 2 अक्टूबर को, लेकिन 26 सितंबर 1975 भी इसकी डेट दी गई है, जिसमें इसका जो काम है वो मतलब यहाँ से 26 सितंबर 1975 में इसे पेश किया गया और 2 अक्टूबर 1975 में इसका काम शुरू हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। फंक्शंस आप इसके देखेंगे वही फंक्शंस हैं, बैंक से सेविंग्स इकट्ठा करना, ठीक है, उन्हें क्रेडिट सप्लाई देना, जो पब्लिक की सेविंग्स है उसे मूव करना, सोसाइटी में इक्विटी लाने की कोशिश करना फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, बाकी चीजें जैसे कि आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ओके। अच्छा, मैं एक बार आपको नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स की बात करता हूं। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक सिंपली जो स्केड्यूल में कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इसमें आपने देखा होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये सारे बैंक सिस्टम्स क्या होते हैं? ये लार्ज बैंक्स को नहीं, छोटे छोटे बैंक्स को सर्व करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सर्विसेज हमारी देते हैं, जैसे कि माइक्रो इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, इनको सर्व करते हैं। फिर मैं अगर बात करूं पेमेंट्स बैंक की, तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट आप देखते हैं, आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सहारे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको कार्ड भी मिलता है, ठीक है ना। फिर आप जियो पेमेंट बैंक सुना होगा आप लोगों ने, ये सारे पेमेंट्स बैंक है आपके। पेटीएम पेमेंट बैंक सुना होगा आपने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सुना होगा, ये सारे के सारे क्या है? ये पेमेंट्स हैं, ये आपके पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या क्या हमने कवर करा। हमने आरआरबी पढ़ लिया, ठीक है। नेशनलाइजेशन मैंने आप लोग को बता दिया क्या होता है, कैपिटल मार्केट के बारे में बताया, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब हम ये वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई एंड आईआरसीआई, और उसके बाद हम रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मैं अगर पहले बात करूं आईएफसीआई, आईएफसीआई, ठीक है, फर्स्ट डीएफआई है ये इंडिया का। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। फिर आता है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1955 में। फिर है आपका यूनिवर्सल बैंक,
ठीक है, यूनिवर्सल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स की फैसिलिटीज भी देता है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फैसिलिटी भी देता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आईडीबीआई की, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई के अंडर ही, है ना। फिर आते हैं आईआरसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक और आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1989। ये जो मैं आपको पोर्शन बता रही हूं इसमें आपको क्या याद रखनी है, तो फुल फॉर्म, दूसरा इनके ईयर्स, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट याद करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इतना आप पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं फॉरेन बैंक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्सिम बैंक पढ़ सकते हैं आप, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में आया था, एक्सिम बैंक 1982। अच्छा, नाबार्ड का डेट आपको याद रखना है, नाबार्ड जुलाई 1982 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे तक क्लियर हो गया। इसमें एक बार मैं आपको एलआईसी और यूटीआई का पोर्शन करा देती हूं, एलआईसी और यूटीआई। एलआईसी को कौन गवर्न करेगा, इरडा, है ना। इरडा क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एलआईसी क्या है, देखो एलआईसी खुद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस की बात करती है और इंश्योरेंस को कौन गवर्न करता है, IRDA 1999, IRDA एक्ट 1999, ठीक है। मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, वो आपको क्विकली पीडीएफ में देखकर रिवाइज करना होगा। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मेजरली पूछे जा सकते हैं, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आप बात करेंगे, कब आया था, 1956 में। क्विकली मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, 1956 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज में लोग हैं, है ना, उन्हें उनके डेथ कवर से प्रोटेक्ट करना, उनके डेथ कवर से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर ना एलआईसी की स्पेशली पॉलिसीज पूछी है आपसे, सिलेबस में आप देखेंगे, सो आपको दिखेगा आम आदमी बीमा योजना, पेंशन प्लान, यूनिट प्लान, हेल्थ प्लान, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान, है ना। फिर इंश्योरेंस में आपके अलग अलग टाइप आ गए, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म एश्योरेंस प्लान, होल लाइफ प्लान। सो ये सारी की चाहे जितनी भी चीजें हैं ना, आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनके नाम ध्यान रखेंगे कौन सी एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं। एलआईसी की पॉलिसीज आपको लाइफ इंश्योरेंस से नाम से पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। बाकी डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको लेक्चर्स में हर एक चीज डिटेल में अच्छे से कवर्ड मिलेगी। डिटेल लेक्चर से मैंने आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू सेशन कराए हैं, है ना। सो वहां से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स। तो आई रिक्वेस्ट यू, इन रिवीजन सेशन के साथ साथ आप फटाफट से अपनी पीडीएफ में दिए गए मटेरियल को क्विकली स्टडी करेंगे और क्विकली दिए गए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, इससे आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। यूटीआई की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो यूटीआई क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स, है ना। यूनिट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1 फरवरी 1964 को आई थी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेटअप किया गया था ऐसे 1 फेब 1964 को। एक्ट कब बना, ये एक्ट बन रखा है 1963 का, ध्यान रखना। देखो एक्ट बन जाता है पहले, उसका एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा टाइम बाद से होता है ना। सो 1963 में एक्ट बना, लेकिन 1 फरवरी 1964 को पहली बार इसे सेटअप किया गया। यूटीआई क्या है बच्चों, यूटीआई एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, डे टू डे जो भी आपकी रनिंग ट्रस्ट है, फंड्स हैं, उसे आप यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स को, है ना, छोटी जो सेविंग्स होती हैं उन्हें प्रमोट करना, हर पर्सन के अंदर सेविंग करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देना कि जो भी सेविंग्स उनकी हैं वो उसे सही तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये है आपका एलआईसी और यूटीआई, ये वाला पोर्शन। तो अभी तक क्या क्या कर लिया हमने, स्पीडी रिवीजन है, सो थोड़ा स्पीड से होगा चीजें,
है ना। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। आरआरबी हो गया हमारा, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज हो गई हमारी आरबीआई की, हमने कैपिटल मार्केट सीख लिया, हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने एलआईसी और यूटीआई के बारे में बात करी। अब जो हमारा टॉपिक यहाँ पे बचता है दैट इज नेशनलाइजेशन, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ। फिर यहाँ पर 2 कमिटीज है हमारे पास, और एक और टॉपिक आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर रेगुलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो लास्ट में टॉपिक दिया गया है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज। देखिए सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक का मतलब क्या है भाई, किसी कंपनी को कैपिटल रेज करनी है तो वो पब्लिक से पैसा रेज करती है ना, पब्लिक से पैसा रेज करती है। इस पार्ट, स्मॉल पार्ट क्या होता है हमारा, स्टॉक होता है, स्मॉल पार्ट। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना, परचेजिंग एंड सेलिंग, खरीदना एंड बेचना। ठीक है ना। सो स्टॉक एक्सचेंज का कंप्लीट मतलब क्या हुआ यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हुआ ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर आप डिफरेंट के शेयर्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, सिक्योरिटीज के साथ ट्रेडिंग करी जाती है। ठीक है, समझ आया। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या था, कौन सा था हमारा, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट 1875 बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे ओल्डेस्ट है ये एशिया का। फिर 1890 में आया था अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद आया था हमारा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज 1908 में स्टॉक एक्सचेंज कैलकाटा वाला। फिर मद्रास स्टॉक एक्सचेंज आया था 1920, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और करेंटली यहाँ पे 24 स्टॉक एक्सचेंज करेंटली प्रेजेंट है, जिसमें से 21 रीजनल एरियाज में अलॉट कर दिए हैं। और भी ऐसे सेटअप्स बनाए गए थे जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज है ना। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों को करवाई है। ठीक है, फीचर्स फंक्शंस वही हैं, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। स्पेशली देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखना एक, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, और बाकी जो मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री में ये जो बताए हैं ना, एक बार इन्हें क्विकली रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस आता है, आपको याद होगा डे 1 जिसे आप टी डे कहते हैं, फिर आता है आपका डे 2 जिसे आप T+1 डे कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डे 3 जिसे आप T+2 डे भी कहते हैं, और आजकल ट्रेडिंग बहुत कम दिनों में ही पूरी हो जाती है। टी डे जिसमें आप पहले दिन डिसाइड करेंगे कि चलो आज क्या करते हैं, आज शेयर खरीदते हैं, आपने शेयर खरीदा। दूसरे दिन में जो आपने शेयर खरीदे थे उसके अगला दिन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका T+1 डे। ठीक है, जिसमें आपके जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है वो चल रही है, और जब वो आपके अकाउंट में प्रोसेस हो जाते हैं, यानी कि सेकंड डे जिस दिन आपने परचेज किया उसका सेकंड डे T+2 डे, जिसमें आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए और आपके ब्रोकर को पैसे मिल गए, है ना। ठीक है, ये 3 था। यहां से बच्चों पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा था, टी डे से क्वेश्चन पूछा था। सो पहला इसका प्रोसेस में जब मैं बोलूं तो पहला होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन, फिर होती है क्लियरिंग कि जिसका जो सामान है, जैसे कि जिसकी जो शेयर्स हैं, जिसका जो प्राइस है, जो अमाउंट है उसे वहां पे भेजो। फिर होता है फाइनल सेटलमेंट, जब आपको एक्चुअल में T+2 डे पे शेयर्स मिल गए और जिस पर्सन को पैसे मिलने थे उसे पैसे मिल गए। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे तक चीजें। सो आई होप ये पोर्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट एक पर्सन आता है दैट इज योर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1992, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है, बाकी अदर रीजनल ऑफिसेज हैं। सो यहाँ पे सेबी, सेबी क्या है, एक रेगुलेट, पहले तो देखो ये एक वॉचडॉग की तरह काम करता था, सिर्फ और सिर्फ ये नजर रखता था, लेकिन अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब ऐसी अथॉरिटी जिसके बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, है ना। कोई भी शेयर्स यहाँ पर ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं हो सकती जब तक सेबी आपको परमिशन ना दे। सो सेबी के बारे में चीजें आप ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा कि सेबी के बारे में आपको डेट्स जैसे पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। रेगुलेटरी बॉडी है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, है ना। जो इशुअर्स हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटीज को सेफ रखना, जो इंटरमीडियरीज हैं उनके बीच स्मूथ फंक्शन होना, उन्हें भी सेफ प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम कौन देखता है, सेबी देखता है, ठीक है। समझ आया, क्लियर है यहाँ पे तक? आई होप अभी तक जो भी आपने चीजें सीखी हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई है। चलिए, सो आगे अगर मैं बात करूं, एक और टॉपिक मैं आपको कराना चाहती हूं यहां पर। अच्छा, कितना पोर्शन हमने कवर कर लिया एक बार देख लेते हैं, इससे क्या होता है हमें क्लैरिटी मिलती है ना। यहां पर देखिए मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज और उसकी रेगुलेशन के बारे में बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ दो पोर्शन, कौन कौन सा, नेशनलाइजेशन, अचीवमेंट एंड फेलियर्स, और रिकमेंडेशन ऑफ टंडन एंड केबी कमिटी, इसको भी हम कवर करते हैं। सो ये जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज योर नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन इसे हम पढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस और इसके फेलियर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें मुझे आपको दो जो यहाँ पे कमेटी दी गई है, टंडन कमेटी एंड कोर कमेटी, वो मुझे आपको बतानी है, और उसके बाद आपका बैंकिंग का रिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से एक बार हम नेशनलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम नेशनलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या था? नेशनलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर से, मतलब जो आपके प्राइवेट एसेट्स हैं, ठीक है, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जब आप ओनरशिप ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, और किसको दे दिया आपने ओनरशिप? अब ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथों आ गई है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस जनरेट करना, है ना, पब्लिक को एक इकोनॉमिक पावर देना, पब्लिक को या फिर सोसाइटी को कोई गलत एक्टिविटी से प्रिवेंट करना, सेविंग्स को मूव करना, है ना, ये सब हमने पढ़े थे। अब इसमें हमारे पास नेशनलाइजेशन में आता है अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। सो अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, सो जैसे कि जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उससे फायदा क्या हुआ? हमने ब्रांचेस एक्सपैंड करी। अब क्योंकि नेशनलाइज हो गया है, गवर्नमेंट के हाथों आ गया है,
सो गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को ओपन करेगी। डिपॉजिट्स का ग्रोथ होना, अब ज्यादा लोग डिपॉजिट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, डिपॉजिट इंक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, ठीक है। अब हर बैंक में आपको इजीली क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि अब बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना, उन्हें प्रायोरिटी देना, अपने प्लान्स के लिए फंड्स इकट्ठा करना, ठीक है। क्रेडिट को एक्सपोर्ट करना, बाहर के नेशन भी क्या कर सके, क्रेडिट का बेनिफिट ले सके। अगर मैं फेलियर्स की बात करूं, सो नेशनलाइजेशन के फेलियर्स क्या होते हैं, इतने सारे बैंक्स हैं, हर किसी में आप कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे सकते, है ना। सो कभी कभी पुअर कस्टमर सर्विस देखने को मिलती है। रीजनल डिस्पैरिटीज आती हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। अलग रीजन में अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड अलग प्रॉब्लम है, ईस्टर्न साइड अलग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया जाता है, मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करता और बहुत ज्यादा एनपीएस भी होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने इसमें सीखे थे। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक लास्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इस पोर्शन को कवर करवाती हूं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में कब से शुरू होता है, देखो 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी से आपका बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ओके। सबसे पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में से स्टैब्लिश किया गया, लेकिन बाद में लिक्विडेट हो गया था 1829 में, 32 से लेकर इसे लिक्विडेट कर दिया गया। उसके बाद आया आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन फेल हो गया था ये 1791 में, ओके। अभी तक का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई। अब ये एसबीआई का ओरिजिन क्या है, सो इसके लिए यहां पे आपके पास 3 बैंक दिखेंगे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, और एक और है आपका बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। डेट्स अगर मैं बताऊं तो बॉम्बे यहाँ पे 1840 में था, मद्रास 1843 एंड बैंक ऑफ कैलकाटा या बैंक ऑफ बंगाल इसको रीनेम कर दिया था 1809। इन तीनों बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 मर्ज करके क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ओके। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इसे बनाया गया एसबीआई 1955 में एसबीआई, ठीक है, एसबीआई आ गया। और यहां पर 1960 में, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 1960 में एसबीआई को कंट्रोल दिया गया कि वो 8 जो स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स हैं वो कैसे काम करेंगे, एसबीआई के अंडर काम करेंगे, यानी कि एसबीआई की सब्सिडीज यहां पर बनाई गई, ओके। अब नेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, सो नेशनलाइजेशन कब हुआ, नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ, मतलब कि नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि बताइए नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। सो 2 ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नेशनलाइजेशन के, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है। सो ये ध्यान रखना कि नेशनलाइजेशन जब हुआ था तो इसके 2 ईयर्स थे, ठीक है। एक बार तो 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ओके, और फिर उसके बाद 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, टोटल 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ओके। अब यहां पर
आपके पास प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है, ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। वही है जो मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत आपको चीजें ध्यान रखनी होंगी और ईयर्स आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक कब आया था, 1865 में, पीएनबी 1894, है ना, कैनरा बैंक 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बताऊं आपको मर्जर्स के बारे में। सो आपको याद होगा मैंने एक इमेज की फॉर्म में आपको बताया था कि मर्जर्स कैसे थे, पीएसबी के मर्जर्स, ठीक है। मर्जर्स कैसे थे, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था आपका पीएनबी प्लस ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट मर्जर हुआ था आपका कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक के साथ। फिफ्थ था आपका यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। उसके बाद एक और मर्जर था, सेवेंथ लार्जेस्ट मर्जर, इंडिया बैंक और इलाहाबाद बैंक, ठीक है, समझ आया। ये मर्जर से इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आर कमिटी, कमिटीज। सो सिलेबस में हमें 2 कमिटीज दी हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए काम किया है कि लिमिटेड पोर्शन हमें दिया है। 2 कमिटीज है यहाँ पे, टंडन कमेटी और उनकी रिपोर्ट, और दूसरी है आपके पास कोर वर्किंग कमेटी ग्रुप 1979। ये कब थी, 1974, ठीक है। जब हम बात करते हैं टंडन एंड रिपोर्ट या टंडन कमेटी की, जब हम बात करते हैं तो इसको स्टैब्लिश किया गया था विद एन गोल ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर गाइडलाइंस, कि भाई प्रॉपर गाइडलाइंस सेट की जाएं, किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, जिसे ये फॉलो करेंगे कमर्शियल बैंक्स और इन्हें सुपरवाइज किया जाएगा। ओके, सो ये जो कमेटी थी आरबीआई ने इसे स्टैब्लिश किया जुलाई 1974 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे, श्री पी.एल. टंडन, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें कहा गया कि हम कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसे हर एक कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होगा और उसके आधार पर हम हर एक बैंक को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। यहां पे तक क्लियर है। उसके बाद एक कोर वर्किंग ग्रुप, कोर वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर के बी कोर इन मार्च 1979। सो यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर बात करी, क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर बात करी। इन्होंने कहा कि जो गैप्स हैं, किस चीज के गैप, जो क्रेडिट लिमिट हम देते हैं या फिर जो एक्चुअल में यूटिलाइज ऑफ फंड्स हैं, एक्चुअल में जो फंड्स यूज हो रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है इसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम में जो चेंजेस की जरूरत है, जो इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो लाए जाएंगे। ओके, कुछ और रिकमेंडेशंस भी इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि हमें जो क्रेडिट लिमिट्स रखनी है वो कैसी रखनी है, फ्लेक्सिबल, दे शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिले थे इस कोर कमेटी में, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने कवर करी और इसी के साथ हमारा बैंकिंग पोर्शन कंप्लीट होता है। एक और चीज अगर मैं यहाँ पे आपको कराना चाहूं, दैट वुड बी योर एनपीए, ठीक है। एनपीए पोर्शन आप लोगों को करवाती हूं मैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या मतलब होता है, जब बैंक्स लोन देते हैं किसी पर्सन को और वो पर्सन एक स्टैंडर्ड टाइम में उस लोन को वापस ना करे, तो वो जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं एनपीए, ठीक है। जो लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब ये जो एनपीए की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो टाइम है, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना। ये मैंने आपको बताया था
हमारे नोट्स में ही मैंने आपको ये ऐड करवाया है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। सो अगर 90 डेज से ज्यादा का ओवर ड्यू होता है, मतलब 90 डेज से ज्यादा टाइम हो गया है और आपके जो यहाँ पर डेटर्स है उन्होंने आपको अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं करी है, तो ये एनपीए बन जाता है। ठीक है, अब ये जो एनपीए है इसकी कैटेगरीज बताई थी। कैटेगरीज पहले थी सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर एनपीए रहता है फॉर लेस देन या फिर इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, डाउटफुल अगर 12 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो जाए, सो डाउटफुल, अभी भी मतलब लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं, है ना। और नेक्स्ट है आपका लॉस एसेट्स। अब मतलब कोई फायदा नहीं है, अब कोई भी कलेक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें और बताई थी, जीएनपीए और एनएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, और यहां पर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए रेशियो मैंने आपको बताया था, एनपीए रेशियो जिसे आप परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं कि टोटल जो भी आपने एडवांसेस दिए थे उसमें से कितना इरिकवरेबल पोर्शन है जिसे अब आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कवर कराई थी। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं एक बार सिलेबस की तरफ आऊं, देख सकते हैं कि हमने पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस 55 मिनट्स में कवर कर लिया है। ठीक है ना, 55 मिनट्स में। डिटेल लेक्चर्स आपके पास हैं, पीडीएफ्स हैं, उन्हें आप देखेंगे और साथ साथ इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन होगा, है ना। अब देखिए लास्ट टाइम है, डिटेल पढ़ने के लिए अगर आप बैठेंगे, लेक्चर सारे रिकॉर्ड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें ये रिवीजन लेक्चर को देखना है और साथ साथ अपने पीडीएफ्स को देखना है, जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो नोट्स आपको दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो देखिए हमने अपना बैंकिंग का रिवीजन स्टार्ट किया था, ये हमारा सिलेबस था। हमने इसमें अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन देखा, आरआरबीज के बारे में देखा, पीएल कमेटी और केवी कमेटी के बारे में देखा, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज पढ़ी हमने आरबीआई की, हमने इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा, एलआईसी और यूटीआई के बारे में पढ़ा, और स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा तरीका। मैंने यहाँ पे से स्टार्ट किया फाइनेंशियल सिस्टम से, फिर हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस लिया जाता है, फिर हमने इसके आगे की बात करी थी। और एक मिनट रुकिएगा, फिर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स देखे, ठीक है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज देखी, कंपोजिशन ऑफ, अच्छा आरबीआई के बारे में पढ़ा, आरबीआई की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, हमने नेशनलाइजेशन देखा, एनबीए देखा, डिफरेंट कमिटीज देखी, बैंक्स की हिस्ट्री पढ़ी हमने, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़े हम लोगों ने। इतनी सारी चीजें हमने कवर करी और इसी के साथ हमारा बैंकिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में जो इसका जो सेकंड सेशन होगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और उन एमसीक्यूज में हमारा डबल फायदा है। कैसे? पहले आपने पूरा रिवीजन सेशन देख लिया, अब आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एमसीक्यूज में मैं 25 से 30 एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सोचिए आपका पक्का रिवीजन हो जाएगा, मतलब एग्जाम में कोई ऐसा ना हो कि सॉल्व ना कर पाए, इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा आपका रिवीजन चल रहा है। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए इसके बाद हम एमसीक्यू सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और अपने रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बैंकिंग का रिवीजन किया है। आई होप दिस वाज बेनिफिट फॉर यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।